वेलकम टू एमिकम सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था IUPAC के बारे में, और उससे पहले वीडियो में पढ़ाया था आपको क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम दोनों चैप्टर्स को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपके लिए क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के आगे का पार्ट, जिसमें कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आते हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज होते हैं वो हमारे 5 होते हैं, जिसमें से कि आपको पढ़ाए जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो द्रव्यमान संवर्धन का नियम भी बोलते हैं इसको। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि किसी भी केमिकल चेंज के दौरान, चाहे वो केमिकल चेंज हो या वो फिजिकल चेंज हो, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो इसके लिए किसी भी रासायनिक या फिजिकल यानी कि भौतिक चेंज यानी कि परिवर्तन के समय टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने भी प्रोडक्ट हैं, यानी कि जितने भी हमारे बाद में किसी भी रिएक्शन या अभिक्रिया के बाद में बनते हैं उत्पाद, उनके कुल द्रव्यमान का टोटल, और जो रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकर्मक हैं उनका कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है। किसी भी रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन के दौरान के समय अभिकर्मक और उत्पाद का कुल मास सदैव बराबर रहता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, इसका एग्जाम्पल होगा इसका AgNO3 की रिएक्शन जब NaCl से कराते हैं तो कंपाउंड बनता है AgCl और NaNO3। ये बनता है वाइट PPT यानी कि सफ़ेद अवक्षेप। क्या होता है सफ़ेद अवक्षेप? जब कोई रिएक्शन होती है तो टेस्ट ट्यूब के तली पर, टेस्ट ट्यूब की बॉटम पर जो पदार्थ बैठ जाता है उसे हम अवक्षेप बोलते हैं, और इसका रंग होता है सफ़ेद। इस अभिक्रिया में जो AgCl बनता है उसका रंग सफ़ेद होता है और ये अवक्षेप के रूप में होता है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में हम समझेंगे कैसे इस रूल को। सपोज कीजिए कि इसका मास x ग्राम है, इसका मास y ग्राम है। यहाँ पर इसका ग्राम जो वजन या वेट है वो मान लीजिए ये A ग्राम है, और वेट ऑफ NaNO3 जो है वो B ग्राम है। तो नियम के अनुसार जो हमारा होगा इसका टोटल, तो x प्लस y जो ग्राम में आएगा वो क्या होगा, वो A प्लस B सदैव इक्वल होंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं या तो फुल फॉर्म ग्राम। क्या समझ में आया इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि किसी भी रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन के समय जो हमारे अभिकर्मक या रिएक्टेंट हैं उनका कुल द्रव्यमान सदैव प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के कुल द्रव्यमान के सदैव बराबर रहता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ आता है यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि किसी भी जो पदार्थ है वो जिस प्रकार से बना होता है उसमें जो तत्व होते हैं उन तत्व का आपस में जो रेशो होता है वो क्या होगा, सदैव कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कंपोजिशन।
क्या डेफिनेशन कहती है इसकी? अ प्योर केमिकल कंपोजिट कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वेट। किसी भी रासायनिक शुद्ध रासायनिक कंपाउंड यानी कि यौगिक में जो उसमें जिस तत्व से वो बना हुआ है वो तत्व आपस में इस प्रकार से केमिकली कंबाइंड रासायनिक अभिक्रिया करते हैं कि उनका वेट सदैव एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में ही होता है। जैसे CO2, सभी जानते हैं CO2 के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये। CO2 को हम चाहे किसी भी प्रोसेस से प्राप्त करें, जैसे हमने लकड़ी को जलाया तो बर्निंग ऑफ वुड से भी हमें CO2 प्राप्त होती है, बर्निंग ऑफ कोल से भी हमें CO2 प्राप्त होती है। उसी प्रकार हम जो CO2 छोड़ते हैं, हम जो सांस लेते हैं, उसमें जो गैस बनती है छोड़ने के दौरान वो कौन सी होती है? CO2, वो वाली CO2। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने पर जो गैस बनती है जलाने पर वो भी क्या बनती है? CO2। तो किसी भी मेथड से हम CO2 बनाएं, लेकिन उसमें सदैव क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट होता है, आप जानते हैं कि कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक वेट 12। कितना होता है O2 का? 16। कितने O एटम हैं? 2। तो कितना हो गया? 12:32। हम इसका निकालेंगे सिंपल रेशो, तो क्या निकलेगा? हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो CO2 हमें किसी मेथड से प्राप्त हुई हो, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो सदैव कितना होगा? 3:8। यही है कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ। एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसके अलावा। सेकंड एग्जाम्पल आता है वाटर, H2O, जल। हमें जल कहीं से भी प्राप्त हुआ हो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे वर्षा का पानी हो, नल हैंडपंप का पानी हो, चाहे आपने अपने RO से ही पानी क्यों ना निकाला हो, वो सभी जो जल है यानी कि H2O है, उसमें भी ऑक्सीजन और O का रेशो कितना होगा? निकाल कर देखते हैं यहाँ पर। 2:1। H का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। कितने एटम हैं? 2। और कितना होता है O का एटॉमिक वेट? 16। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। कितना आएगा इसका रेशो? 2:16। और सिंपल रेशो क्या आएगा? उसे कटेंगे इसको, 2 एकम 2 और 2 8 16। तो क्या है हमारा यहाँ पर रेशो आया? H और O का रेशो 1:8। तो ये हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे काम में आएगा आपके। अगला लॉ है लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। व्हेन 2 elements combine to form 2 or more than 2 compounds, the weights of one of the elements which combine with a fixed weight of other bear a simple whole number ratio। मतलब जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, यानी कि 2 तत्व, कोई भी 2 तत्व आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके यानी कि आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से एक एलिमेंट का वेट जो कि रिएक्ट करता है, जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड
वेट के साथ कंबाइन यानी कि संयुक्त होकर कंपाउंड बनाता है, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो यानी कि अनुपात शो करता है। फिर से समझते हैं, जब दो एलिमेंट यानी कि तत्व आपस में संयुक्त होकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें से एक तत्व दूसरे तत्व के फिक्स्ड यानी कि एक फिक्स्ड द्रव्यमान के साथ कंबाइन करके इस प्रकार से कंबाइन करता है कि वो एक सिंपल होल नंबर रेशो शो करता है। माना एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ये बनाएंगे 5 कंपाउंड, 5 कंपाउंड्स बनाते हैं ये, जिन्हें कहते हैं ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं ये? ऑक्साइड्स, जिसको हम इस टेबल के इस सारणी की हेल्प से समझेंगे। तो सारणी की सहायता से क्या समझेंगे? इसमें ऑक्साइड क्या बनेंगे? N2O, ये रहा पहला ऑक्साइड जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके बनाते हैं। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड कंपाउंड बनता है NO, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड कंपाउंड बनता है N2O3, डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, या फिर इसका नाम है सेस्क्वी ऑक्साइड। नंबर 4 बनता है N2O4, इसका नाम है डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और नंबर 5 है N2O5 यानी कि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब निकालते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन। प्रत्येक कंपाउंड में जितना तत्व अभिक्रिया करके जिसका द्रव्यमान भाग ले रहा है, हम वो लिखेंगे। जैसे इसमें नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 14 यानी कि 14। जब एक तत्व का यानी कि एक तत्व के नाइट्रोजन तत्व के एलिमेंट का द्रव्यमान होता है यानी कि अणुभार होता है 14 यानी कि 14, तो कितना होगा 2 के लिए? 28 यानी कि 28। क्या होगा 1 के लिए यहाँ पर? 14। क्या होगा 2 के लिए? 28। क्या होगा 2 के लिए? 28। और क्या होगा 2 के लिए? 28। अब निकालते हैं ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं? ऐसे ही ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है यानी कि जो इसका होता है परमाणु भार, ऐसे ही परमाणु भार निकाला था हमने नाइट्रोजन का, कितना होता है? 14। ये जो अंडरस्टूड है, जानते हैं आप। वैसे ही परमाणु भार होता है ऑक्सीजन का 16, और एक ऑक्सीजन है तो लिख देंगे 16। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, लिख देंगे 16। अब आती है बात यहाँ पर कितना? 3। तो कितना आएगा यहाँ पर? 16 3 48, 16 तिया 48, 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। अब निकालते हैं फिक्स्ड रेशियो और नाइट्रोजन 14 पार्ट्स, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्स वेट हमें 14 पार्ट बाई वेट रखना ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, जिससे कि हमें मिस्टेक ना हो। लाइन खींच दी हमने यहाँ पर। नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद द 14 पार्ट बाई वेट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि अब हमें ये देखना है, यहाँ हमने नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर दिया कि 14 पार्ट बाई वेट ऑफ नाइट्रोजन ने कंबाइन किया अगर हो तो उसके साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। कैसे देखेंगे कि यहाँ पर 28 था, हमने यहाँ पर 14 किया यानी कि हाफ हो गया, तो हम ऑक्सीजन का भी हाफ कर देंगे। 16 का हाफ कितना हो जाएगा? 8। ऐसे ही यहाँ पर 14 का 14 है तो 16 का भी नो चेंज होते हुए हम 16 लिख देंगे। थर्ड केस में 28 का हमने हाफ किया 14, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए भी कितना हो जाएगा? 48 का 24।
नेक्स्ट केस में 28 का हाफ किया है 14, 64 का हाफ हो जाएगा 32। ऐसे ही हमने हाफ किया है 28 का 14, तो यहाँ पर भी 80 का हाफ हो जाएगा 40। तो अगर हम देखें, क्लियर हुआ ये? चलिए एक बार फिर से कराते हैं। कॉलम नंबर फर्स्ट, सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड नाइट्रोजन के लिए है। कॉलम नंबर जो लाइन ये है, रो ये आ रही है, ये सेकंड और फोर्थ ऑक्सीजन के लिए है। यहां देखना है हमें कि इस कंपाउंड, इन पांचों कंपाउंड में कितना वेट या कितना पार्ट बाय वेट, कितना द्रव्यमान नाइट्रोजन का कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो इस कंपाउंड में लिखा हुआ है। ऐसे ही हम इसको लिख देंगे। एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एटम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 14, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28। वैसे ही अगर एक है तो कितना हो जाएगा 14, अगर 2 है तो कितना हो जाएगा 28, 2 के लिए 28 और 2 के लिए 28। वैसे ही नहीं लेंगे हम, जो सेम कंपाउंड में दिया हुआ है इसको ही कॉपी करना है हमें। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, परमाणु भार कितना है 16, यानी कि 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 के लिए 16, फिर से सेकंड कंपाउंड में N2 में कितना हो जाएगा 16, थर्ड में 3 एटम ऑफ O है तो कितना हो जाएगा 16 3 जा 48, 16 तिया 48। फिर है फोर्थ कंपाउंड, यानी कि डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में 4 एटम हैं, यानी कि 4 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 4 जा 64। फिर आपका आता है यहाँ पर ऑक्सीजन 5 एटम ऑक्सीजन के हैं डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड में, तो 16 5 जा 80, 16 पंचे 80। ये तो रहा इस कंपाउंड में कितना कितना वेट प्रेजेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बाई वेट द्रव्यमान के अनुसार। अब निकालेंगे, हमने एक फिक्स कर दिया नाइट्रोजन का जो फिक्स वेट है। अगर हम मान लें कि एक फिक्स वेट अगर कंबाइन कर रहा होगा तो ऑक्सीजन का कितना वेट कंबाइन करेगा उस फिक्स वेट ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो हमने मान लिया कि 14 पार्ट बाई वेट, यानी कि 14 हमने मान लिया कि नाइट्रोजन का 14 पार्ट बाई वेट कंबाइन कर रहा हो अगर इस कंपाउंड में, तो इसी कंपाउंड में कितना पार्ट हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो 14 जस्ट हाफ है। हमने स्टार्ट में लिए कंपाउंड का नाइट्रोजन का, तो 14 का हाफ, 20 का हाफ 14 आया। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए भी हम यहाँ पर हाफ कर देंगे, 16 हाफ 8। सेम केस यहाँ पर 14 का 14 लिखा है नाइट्रोजन के लिए, लेकिन ऑक्सीजन के लिए भी हम 16 का 16 ही कॉपी कर देंगे। 28 का हाफ लिखा है नाइट्रोजन के लिए 14, तो 48 का हाफ ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 24। सेम 28 का हाफ नाइट्रोजन के लिए फोर्थ कंपाउंड में 14 हो गया, तो हाफ ऑफ 64 हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए 32। सेम है 28 N2O5 में नाइट्रोजन का पार्ट बाई वेट, वैसे ही ऑक्सीजन का हो जाएगा हाफ 40। अब देखते हैं जो यहाँ पर रेशो निकलता है ऑक्सीजन का वो कितना निकलता है, उसी को देखते हैं। रेशो ऑफ ऑक्सीजन का अनुपात क्या निकलेगा यहाँ पर वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा 8 रेशो 16 रेशो 24 रेशो 32 रेशो 40। अगर हम 8 की टेबल पढ़ें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो हमारा क्या आया ये, यानी कि ऑक्सीजन का ये रेशो 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5 नाइट्रोजन के फिक्स्ड रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1 के साथ कंबाइन कर रहा है। इसी से हमारा ये लॉ क्लियर होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब जब दो कंपाउंड, दो एलिमेंट या दो तत्व आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें एक कंपाउंड का फिक्स्ड रेशो एक एलिमेंट का एक तत्व का
फिक्स्ड रेशो दूसरे तत्व के एक सिंपल होल नंबर रेशो के साथ कंबाइन करता है। यही है हमारा तीसरा लॉ। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपके बाद में काम में आएगा।